हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। विश्व भूगोल की सीरीज में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चार महाद्वीपों के बारे में। पहले तो हमने मैप से पूरी मैपिंग से कंप्लीट समझा है एंड उसके बाद हमने उसके फैक्ट्स वगैरह भी चेक किए हैं। आप सबको आई होप उसकी पीडीएफ मिल गई होगी, आपने रिवीजन भी किया होगा। तो आज हम एक नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जिस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया है क्या, इसकी खोज किसने की, और ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया दोनों क्या होते हैं। आपने भी सुना होगा कभी, एक तो ओशेनिया और एक ऑस्ट्रेलिया। देखो, खोज के बारे में पहले जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है, तब लोग ये जानते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई भूमि जरूर होगी। तो इस भूमि का नाम दे दिया, कोई गुप्त जगह है लेकिन वहाँ पे भूमि जरूर है। तो बाद में जब यहाँ पे लोगों ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली नाविक तस्मान पहुँचा था। तस्मान यहाँ पर पहुँचा था, इसलिए इस जगह का नाम तस्मानिया हो गया, ठीक है। तस्मान के नाम पे इस जगह का नाम तस्मानिया। फिर बाद में क्या, एक ब्रिटिश नाविक था जिसका नाम था कुक। कुक सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा था। कुक यहाँ पर पहुँचा, और तभी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज का श्रेय कुक को मिलता है। ये आप ध्यान रखना। खोज तो की थी कुक ने। लेकिन अगर हम कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया को ले, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया, न्यूजीलैंड वगैरह का भी ऐड करें, तब इसकी मतलब इसको एज ए ओशेनिया मान लो। ओशेनिया का होता है, आपको बता देता हूँ, देखे देखो, ये अपने ओशेनिया। ओशेनिया का मतलब होता है, ओशेनिया में एक भूमि तो आती है ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी भूमि आती है न्यूजीलैंड, तीसरी आती है माइक्रोनेशिया, चौथी मेलोनेशिया, पांचवी पोलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जितना विस्तार है, वो तो जितना आपको मैप में दिखा गया उतना ही है। लेकिन ओशियनिया क्या होता है? ओशियनिया में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये वाला पार्टीशन माइक्रोनेशिया कहलाता है, ठीक है। ये वाला मेलानेशिया कहलाता है। और जो अपना ये न्यूजीलैंड को मिला के इस साइड वाला हवाई द्वीप तक, ये वाला पार्टीशन पोलिनेशिया कहलाता है। इन सब को मिला के ओशियनिया की संज्ञा दी जाती है। तो ओशियनिया की खोज करने का श्रेय तो किसको मिल जाएगा? ओशियनिया की खोज करने का श्रेय मिलेगा तस्मान को। कहाँ का था? पुर्तगाल। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ उपनाम हैं। कौन कौन से उपनाम? एक तो इसका उपनाम है द्वीपीय महाद्वीप, दूसरा इसका उपनाम है प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्यों नाम है? देखो, द्वीप किसे कहते हैं? वह भौगोलिक संरचना जिसके चारों तरफ जल हो। इसके देखो चारों तरफ जल है, लेकिन ये एक प्रकार से महाद्वीप है, इसलिए ये हो गया द्वीपीय महाद्वीप। और इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार हमें क्वींसलैंड से लेकर तस्मानिया तक मिलता है। इसके वजह से यहाँ पर वर्षा की धीरे धीरे अनियमितता रहती है। वर्षा यहाँ पर तो होती है, लेकिन धीरे धीरे जब पश्चिम दिशा में जाते रहते हैं, वर्षा की कमी होती जाती है। इसलिए ये वाला पूरा पोर्शन एज पठार है, लेकिन पठार में भी रेगिस्तान है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, महान ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान। इसमें बहुत बहुत सारे रेगिस्तानों का जब सम्मिलित कर देते हैं, तो उसको हम महान ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान ही कहते हैं। और जो हमें ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे दिख रहा है प्रायद्वीप, इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। अब हम ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है, इसके कौन सी दिशा में कौन सा सागर है, कहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ठीक है। ये जो वहाँ पे प्रायद्वीप दिख रहा है, इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। ये केप यार्क प्रायद्वीप है,
यहीं से किसका विस्तार होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक खाड़ी दिख रही है, ठीक है, खाड़ी नुमा संरचना दिख रही है, बहुत बड़ी है, इसलिए इसको कहते हैं वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी। देखो, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमें खाड़ी दिख रही है, इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, ये हमें पता चल गया, वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे कारपेंटर होता है, कारपेंटर से कारपेंट्रिया की खाड़ी, होगा ना याद, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया खाड़ी। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम कौन सी विषय पढ़ रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें भूगोल की खाड़ी है। यहाँ पर एक खाड़ी जिसको नाम दिया गया है भूगोल की खाड़ी। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला तट है, यहाँ पर शार्क की बहुतायत है, बहुत सारी शार्क मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है शार्क की खाड़ी। ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खाड़ियाँ पढ़ ली। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का विस्तार कहाँ पर है, इसका सागर कौन सा है, और कहाँ पर कौन सी जलराशि है। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया पर एक रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा यहाँ से निकलती है, जिसका नाम है मक्कर रेखा। मकर रेखा यहाँ से निकलती है, इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया उष्ण कटिबंध में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में भी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो हमें डायनासोर जैसा देश दिख रहा है, बिल्कुल डायनासोर जैसा दिख रहा है, ये है PNG। इसके बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वीपीय देश पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो, मैंने आपको जल संधि बताई थी, जल संधि क्या होती है, जो दो स्थलों को अलग करे वो जल संधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, PNG और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल राशि है, उस जल राशि को एक जल संधि का नाम दिया जाता है, और इसे कहते हैं हम टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, ठीक है। तो टॉरस जल संधि किस किस के बीच में है, टॉरस जल संधि है PNG, पपुआ न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्रायद्वीप, केप यार्क प्रायद्वीप, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में भी एक जल राशि है, इस जल राशि को हम नाम देते हैं बास स्ट्रेट या फिर बास जल संधि, बास जल संधि। हो गया है। बास स्टेट या बास जल संधि किन किन के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक जल राशि है। तस्मानिया यहाँ पर होने के कारण तस्मान के नाम पर इस पानी का नाम रखा गया तस्मान सागर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि होगी, तस्मान सागर जल संधि। ये जल संधि क्या नाम है इसका, तस्मान सागर। इतना अभी तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड को हम देखते हैं, तो न्यूजीलैंड में हमें दो चीज़ दिखाई देती है, क्या, देखो, न्यूजीलैंड में एक उत्तरी द्वीप दिख रहा है, और न्यूजीलैंड में हमें दूसरा दिख रहा है दक्षिणी द्वीप। लेकिन न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के भी नीचे एक छोटा सा द्वीप है, जिसको हम कहते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, इसके बीच जो जल संधि है, उसका नाम रखा गया कुक जल संधि। ठीक है, ये कुक जल संधि हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टीवर्ट आइलैंड है और दक्षिण वाला न्यूजीलैंड का द्वीप है, उसके मध्य जो जल संधि है उसका नाम है फोवे पास या फोवे जल संधि, ये आप ध्यान रखना। अब हम एक बार यहाँ पर जल संधियों के बारे में देख लेते हैं वापस। प्रमुख जल संधियाँ,
पहली हमने पढ़ी थी टोरस। किन किन के मध्य है? टोरस है ऑस्ट्रेलिया और पीएनजी, पपुआ न्यू गियाना, व पपुआ न्यू गुयाना के मध्य। ये तो एक हो गई। दूसरी जल संधि हमने पढ़ी थी, उसका नाम था बास स्ट्रेट जल संधि। ठीक है, बास जल संधि। ये जल संधि किनके मध्य थी, आप बताइए। आप में से कोई बता सकता है? मैं बता देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य। इसके बाद दो तो हमने पढ़ ली थी, इसके बाद तीसरी जल संधि हम पढ़ते हैं। तीसरी हमने पढ़ी है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो जल संधि है वो किस किसके मध्य है? यह है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। अगला है अगला है फोवे पास। ठीक है, फोवे पास। फोवे पास जल संधि किन किन के मध्य है? न्यूजीलैंड का जो दक्षिण द्वीप है और स्टीवर्ट आइलैंड के मध्य। दक्षिणी न्यूजीलैंड व स्टीवर्ट आइलैंड। इसके बाद हमने देखा था यहाँ की प्रमुख खाड़ियां। जो सबसे बड़ी है वह है वृहद ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में वृहद ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी। दूसरी जो खाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है, लगभग पीएनजी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है, उसका क्या नाम है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। तीसरी जो खाड़ी है उसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी, जो वृहद ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी के पूर्व दिशा में है, स्पेंसर की खाड़ी। इसके बाद सबसे प्रमुख शार्क की खाड़ी। शार्क की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। अब देखो, वृहद ऑस्ट्रेलिया खाड़ी यह है दक्षिण में, साउथ। कारपेंटिया की खाड़ी यह है नॉर्थ। स्पेंसर की खाड़ी साउथ। और शार्क की खाड़ी वेस्ट। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन खाड़ियों की लोकेशन। ठीक है, तो हमें जल संधियाँ और खाड़ी याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा है, देखो यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में तो अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में है हिंद महासागर, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पूर्व दिशा में है वो प्रशांत महासागर। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से, यहाँ से आरापुरा सागर हो जाएगा, इधर हिंद महासागर, अंटार्कटिक वाला अपने महाद्वीप, और यहाँ पर अपने कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। चारों तरफ से जल राशियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप, ये आप ध्यान रखना। यह है तिमोर सागर, और यहाँ पर आरापुरा सागर। तिमोर सागर, आरापुरा सागर। एक बार आप वापस देख लो इस मैप को, आप समझ जाओगे सब कुछ मैंने अभी तक जितना कराया। इसके बाद हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख जल संधियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ है? देखो, पहली जल संधि वो है टॉरस जल संधि।
अब जो टॉरस जल संधि है वह किनके मध्य है? ये ऑस्ट्रेलिया व पपुआ न्यू गुयाना के मध्य है। तो टॉरस जल संधि कौन कौन से जल को जोड़ती है? ये आरापुरा सागर व कोरल सागर, इन दोनों को जोड़ती है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जल संधि है वह है बोस जल संधि। अब बोस जल संधि क्या करती है? बोस जल संधि जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया को। ठीक है, ये दोनों आपको पता चल गया। इसके बाद तस्मान सागर जल संधि, ये जो तस्मान सागर जल संधि है वह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का जो द्वीपीय भाग है उसको जोड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फोवे पास, जो फोवे पास जल संधि है वह दक्षिण न्यूजीलैंड व स्टुअर्ट आइसलैंड को अलग करती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख खाड़ियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों में वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में विस्तृत है। इसके अलावा दूसरी कारपेंटिया की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की उत्तरतम खाड़ी है। इसके अलावा स्पेंसर की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी के पास में स्थित है। और चौथा शार्क की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम तक खाड़ी है। यह हमें पता होना चाहिए। अब दो शब्द होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो होता है गल्फ और बे। ये आपने सुना होगा गल्फ और बे। तो गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है? हमने मेक्सिको को सुना है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है ना। दूसरा हमने सुना है बे ऑफ हडसन। देखो, गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा है वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, जिसका मुहाना चौड़ा होता है और जो कम गहरी होती है वो तो होती है गल्फ। और बे क्या होती है? जिसका मुहाना पतला होता है और जो गहरी होती है, जिसमें गहरा जल होता है, वो अपने कहलाती है बे। तो इसमें आप ये ध्यान रखना। ठीक है, बे और गल्फ में डिफरेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख पर्वत व प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसका विस्तार केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर यहाँ से विस्तृत होते हुए यह तस्मानिया तक जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो गई। दूसरा इसका सवाल पूछा जाता है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में किस दिशा में विस्तृत है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये चीज़ ध्यान रखना, बार बार पूछ लिया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से ही यहाँ पर जो वर्षा और जलवायु का परिवर्तन होता है मेनली इसी की वजह से होता है। ये वर्षा इसके आसपास वाले एरिया में तो हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वर्षा का अभाव होता रहता है और इस वजह से ये पूरा जो पठारी क्षेत्र है वो मरुस्थल के रूप में फैल जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पूरा भाग ये जो मरुस्थल है। आपको बताया एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया में जब सबसे पहले किसी ने प्रवेश किया था, जो हमने कुक की बात की थी, उसने इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि जो ब्रिटेन वगैरह जगह है, लंदन वगैरह जगह है इंग्लैंड वाली, तो उन लोगों को अपना विस्तार और देखना था। एक तो उनको अपनी सीमाएं बढ़ानी थी, दूसरा वहाँ के लोगों को और भी कहीं फैलाना था। तो अपने लोगों के लिए अपने लोगों को और कहाँ शिफ्ट कर सके, इसलिए वो खोजते खोजते ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जनसंख्या है, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का लगभग 3% लोग ही मूल ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहले जनजाति वाले लोग रहते थे। बाद में धीरे धीरे सभी लोगों के सभी देशों के लोग यहाँ पर आके शिफ्ट होते गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मूल रूप से 3% ही अपने लोग हैं, बाकी सब इंग्लैंड वाले हैं, ध्यान रखना है। इसलिए सब सारे गोरे चिट्टे होते हैं, अब ध्यान वो तो है ही है। और ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ तो सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने पढ़ ली। अब जब हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़ी तो ये भी पता होना चाहिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्युस्को। इसकी ऊंचाई 222 8 मीटर। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्युस्को, जिसकी जो अपनी हाइट है 222 2228 मीटर है। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जो कोस्युस्को है वह न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। इस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मैकडोनल्ड रेंज है। अब मैकडोनल्ड रेंज के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैकडोनल्ड देखो,
अगर आप मैकडोनल्ड का या मैकडी का बर्गर खाने जाते हो, तो मुझे ये बताइए, आप अगर उसका आउटलेट डालोगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहाँ पर डालोगे? बॉर्डर पे डालोगे या सेंटर पे? क्योंकि अपने को कोई सा बिजनेस करना होता है, अगर हम किसी क्षेत्र या किसी एरिया सिटी के सेंटर में डालेंगे तभी वो ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है? तो मैकडोनल्ड रेंज नाम से ही पता है कहाँ पर आउटलेट डालेंगे, इसके सेंटर में। तो यहाँ पर जो रेंज है वो है मैकडोनल्ड रेंज। ठीक है, ये हमने दो चीज़ देख ली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मैकडोनल्ड रेंज। इसके बाद हम जो तीसरे देखते हैं, यहाँ पर एक पठार है, ठीक है? उस पठार का नाम है किम्बरले का पठार। अब आप मुझे बताइए, इससे पहले आपने किम्बरले कहाँ पढ़ा था? अगर किसी को याद ना है मैं बता देता हूँ। किम्बरले हमने दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान पढ़ी थी, वो तो अफ्रीका महाद्वीप की है, लेकिन यहाँ पर है किम्बरले का पठार। ठीक है, ये किम्बरले का पठार हो गया। इस किम्बरले के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विक्टोरिया नदी, आप ध्यान रखना। ये आगे जाके तिमोर सागर की साइड बह जाती है, ठीक है? ये कौन सी नदी है? विक्टोरिया नदी। इसके बाद हम यहाँ की नदियाँ पढ़ते हैं। विक्टोरिया नदी तो हमने पढ़ ली, वो तो सिंपल है, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन इसमें एक नदी का बार बार पूछा जाता है, वह है स्वान नदी। स्वान नदी। अब स्वान नदी क्या है, देखो, हमें दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिम तट है, पश्चिम तट पे एक ही नदी है, ठीक है, स्वान नदी। इसके किनारे एक शहर है, इस शहर का नाम है पर्थ। तो पर्थ शहर के किनारे कौन सी नदी है? फिर स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर है? ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख दो नदियाँ, जिसका नाम है मुर्रे या मरे, और दूसरी डार्लिंग। मरे और डार्लिंग नदी आप देखो यहाँ से निकलती है, और ये जाकर कभी तो ये सागर में मिल पाती है, लेकिन कभी कभार ये सागर में नहीं मिल पाती। ऑस्ट्रेलिया की नदियों की यही विशेषताएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ आगे जाके विलुप्त हो जाती है। और अगर कभी कभार मर्रे और डार्लिंग नदियाँ, ये दोनों साथ में आगे संयुक्त धारा में हो जाते हैं, फिर जब ये गिरते हैं तो जहाँ पर गिरते हैं उसका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। नदियाँ कौन कौन सी है? मुर्रे और डार्लिंग, ठीक है? मुर्रे और डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। अब जब नदियाँ अपने राह से निकलेगी, मैंने आपको बताया नदियों का उद्गम स्थल या तो होता है पर्वत, पठार, या कोई झील या ग्लेशियर होता है। यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से मुरे और डार्लिंग नदियाँ निकल रही है। अब जब नदी निकलती है अपने साथ मिट्टी लेकर जाती है, और नदी जो अपने साथ मिट्टी लेकर जाती है, नई मिट्टी, वो उपजाऊ मृदा होती है। तो मुरे और डार्लिंग नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी से एक मैदान का निर्माण किया जाता है। इस मैदान को कहते हैं रेवेरिना क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में इस मैदान को प्रमुख रूप से रेवेरिना क्षेत्र कहते हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी को भी रेवेरिना मिट्टी कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। अब मुझे आप यह बताइए, जब आपने राजस्थान पढ़ा था, राजस्थान की मिट्टियाँ, तो उसमें हमने पढ़ा था रेवेरिना मिट्टी हमारे राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? आप में से कोई बता सकता है? नहीं पता? मैं बताऊं, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में गग्गर और इंदिरा गांधी नहर, इसके मुहाने पर जो सारी मिट्टी पाई जाती है उसको रेवेरिना मिट्टी की संज्ञा दी गई है। और जो मुख्य रूप से रेवेरिना क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पर रेवेरिना क्षेत्र है। और यहाँ पर जो रेवेरिना क्षेत्र है वो इतना अत्यधिक उपजाऊ है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी घास वगैरह पाई जाती है। यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको भेड़ ज़्यादा खाती है। कौन सी वाली भेड़? मेरिनो भेड़। मेरिनो आपको बताया सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ मरीनो भेड़ होती है, ठीक है? इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेवेरिना क्षेत्र है। रेवेरिना क्षेत्र में अच्छा घास वगैरह उगते हैं जो मेरिनो भेड़ खाती है। और मेरिनो की ऊन कह दो चाहे ऑस्ट्रेलियन ऊन, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया ही है ऊन का, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। और किस वजह से? मुख्यतः रेवेरिना क्षेत्र की वजह से ही। और जब रेवेरिना क्षेत्र में, देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रेवेरिना क्षेत्र है, ये कंप्लीट रेवेरिना। तो रेवेरिना क्षेत्र में जब यूक्लिप्टिक्स वृक्ष उग जाते हैं, ठीक है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहते हैं, आप ये ध्यान रखना। एक तो समझो गार्डन, और यूक्लिप्टिक्स जिसे हम सफेदा कहते हैं, उसके पेड़ उग गए तो उसको कहते हैं पार्क भूमि, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि,
ठीक है, ये कहाँ पर है, रेवेना क्षेत्र में। ये सिंपल चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ में मुर्रे, डार्लिंग, स्वान, चौथी विक्टोरिया। विक्टोरिया नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, विक्टोरिया नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये विक्टोरिया। स्वान नदी पश्चिम दिशा में, पश्चिमतम। और जो इसकी जो मुर्रे और डार्लिंग नदियां हैं, ये दोनों इसकी सबसे प्रमुख नदियां हैं, आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल को मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। मेनली मरुस्थल की वजह से ही कहते हैं, क्योंकि जो इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर अच्छा या अनियमित वर्षा करवाती है, अच्छी वर्षा नहीं होने देती। जब अनियमित वर्षा होती है तो यहाँ पर पानी के अभाव के कारण लोग यहाँ पर बहुत सारे कुएं खोदते हैं, ठीक है, बहुत सारे हजारों की संख्या में इस एरिया में कुएं कुएं खोदे हुए हैं, उनको हम कहते हैं उच्च स्तूप कुएं। लेकिन कभी कभार जब किसी नदी का बहाव क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है, पानी आ जाता है, तो उन कुओं में से बहुत अत्यधिक वेग से जल ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, वो पाताल तक कुएं, मतलब उसकी जो लेंथ होती है, गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं या फिर उच्च स्तूप कुएं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर हम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा पश्चिम वाला भूभाग है, पठारी है, पठारी में भी मरुस्थल ही है, ठीक है। अब मरुस्थल में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका विस्तार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में सिंपल कुछ भी नहीं है, वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख राज्य हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रमुख राज्य और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी। और ये देखो, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं, दिशा के अनुसार है, जो वेस्ट में वेस्टर्न, नॉर्थ में नॉर्दर्न, साउथ में साउथ, और क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। तस्मानिया आपको बता चुका हूँ, न्यूजीलैंड आपको बता चुका हूँ। इसका आप ध्यान रखना। देखो, यहाँ यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, इसके देखो प्रमुख मरुस्थल में सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पहला मरुस्थल हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल है ग्रेट सैंडी, इसका तो नाम से ही पता चल जाएगा, ग्रेट सैंडी, सैंड मतलब रेत, ये ग्रेट सैंडी हो जाएगा। दूसरा स्मॉल सैंडी, छोटी रेत। इसका जो चौथा मरुस्थल है वो हो जाएगा गिब्सन। अब गिब्सन से ही मिलता जुलता पांचवा हो जाएगा सिम्पसन, तनामी, स्टीवर्ट, स्टुअर्ट या स्टीअर्ट, और तिरारी। यह सब मरुस्थल मिला के ऑस्ट्रेलिया को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महान ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल बनाते हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपने जो पठार है वह है किम्बरले का पठार, मैंने आपको बताया था, जिससे कौन सी नदी निकलती है, किम्बरले के पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है। इसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है हर्डवे मैक्डोनाल्ड जो आइलैंड है, ये दोनों मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 150 या 200 ज्वालामुखी है, लेकिन वो सब बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वह है बिग बेन ज्वालामुखी। आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बिग बेन ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, द्वीपीय देश है, वहाँ पर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि है वहाँ पर ये नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सब कुछ प्रमुख शहरों में देखो, जो क्वींसलैंड है यहाँ पर है ब्रिस्बेन,
ब्रिस्बेन शहर कहाँ पर है? क्वींसलैंड में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये पड़ती है न्यू साउथ वेल्स में। कैनबरा, कैनबरा के जस्ट ऊपर है सिडनी। ठीक है, ये इसके प्रमुख देश हो गए, प्रमुख शहर। तस्मानिया में है होबार्ट, और स्वान नदी के किनारे पर्थ शहर। पर्थ शहर के बारे में एक ही सवाल पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख शहर है उनमें कौन सा शहर पश्चिम में है, उनमें एक पर्थ शहर ही है। ठीक है, यहाँ पर मेलबर्न है, आप ध्यान रखना। तो ये सारे इनका ऑर्डर भी पूछ लेता, आप बता देना, ठीक है ना। और ये अपना जो है केप यार्क प्रायद्वीप। इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के घास के मैदान, और इसके साथ में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। पहले आपको घास के मैदानों के बारे में मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ से एक रेखा निकलती है, मकर रेखा। मकर रेखा के दक्षिण में जो भाग होता है उसको अपन कौन सा कटिबंध कहते हैं? वो है अपना शीतोष्ण कटिबंध, ये आपको पता है। लेकिन मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को तो हम सिंपल शब्दों में सवाना कहते ही है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, देखो मकर रेखा से नीचे है, नीचे मतलब डाउन में है, इसलिए इनको कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स। कौन से है? शीतोष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंध को सिंपल क्या कहते हैं? सवाना। याद अपने को सिर्फ डाउन रखना है, सवाना तो बेसिकली होता ही है। तो जब डाउन्स के मैदानों में, डाउन्स के मैदानों में लगभग यहीं पर रेवेरेना क्षेत्र है। डाउन्स के मैदानों में जब यहाँ पर यूक्लिप्टिक्स से वृक्ष, यूक्लिप्टिक्स या जिसको अपन सफेदा कहते हैं, उसके पेड़ जब उग जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, या यूक्लिप्टिक्स का पार्कलैंड या ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड। ठीक है, पार्क भूमि, ये पूछे जाता है पार्क भूमि कौन से देश में है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। देखो ग्रेट बैरियर रीफ क्या चीज़, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे भारत में लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप क्या है? एक प्रकार से कोरल द्वीप या मूंगे की चट्टानें होती है। तो प्रवाल भित्ति, कोरल द्वीप या मूंगा की चट्टान, ये होता है क्या? देखो, मूंगा नामक एक समुद्री जीव है जो मरने के बाद जैसे उसके अस्थि पंजर यहाँ पे गिर जाते हैं, तो दूसरा मूंगा मरेगा तो ऐसे कर करके बाद में एक भूमि की तरह वो ऊपर आ जाएंगे पानी के ऊपर, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई आइलैंड बना हुआ है। तो इसी को अपन कहते हैं प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये प्रवाल भित्ति। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये लगभग एक तो 1900 किलोमीटर लंबी है, ये आप ध्यान रखना। 1900 किलोमीटर लंबी है तो ये वैसे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये आप देख लो, विश्व में इससे बड़ी प्रवाल भित्ति कहीं पर भी नहीं है। लक्षद्वीप है, छोटा सा है, लेकिन ये देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, उसका जो विस्तार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में है। ये अभी प्रीवियस वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल सवाल। अगर हम मैप के अनुसार पढ़ते हैं तो ऐसे सवालों का हम बेसिकली 2 सेकंड में रिप्लाई दे देते हैं कि देखो कहाँ पर है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विस्तृत है, आप ध्यान रखना। यहाँ पर इसके है कोरल सागर, यहाँ पर तस्मान सागर। इस ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व दिशा में है वहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर, आपको ये पता है। ठीक है, देखो एक वर्ड हो गया कोरल द्वीप। कोरल किसे कहते हैं?
मूंगे की चट्टानों को, इसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। ये आप ध्यान रखना ना, ये हो गया अपना कोरल द्वीप, मूंगे की चट्टान, प्रवाल भित्ति। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में विस्तृत है, लगभग 1900 किलोमीटर लंबी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इस प्रकार है जैसे यहाँ से समुद्र की लहर आ रही है। समुद्र, ये जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। हमें जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं जैसे पानी आ रहा है तो पानी जंप करके इसके इधर निकल जाता है, जैसे लेगून झील बनती है ना, उस टाइप में ये प्रवाल भित्ति बनी हुई है। आप यहाँ पर चल के भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको कभी देखेंगे तो मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे चल के जा सकते हो, लगभग अपने घुटनों तक इसमें पानी है, इससे ज़्यादा है नहीं, और ये बहुत लंबी है, 1900 किलोमीटर लंबी है। आप इसका ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख द्वीप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं PNG। कब से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब इसके बारे में हल्का सा विस्तृत से पढ़ते हैं। PNG जिसे कहते हैं पपुआ न्यू गयाना। जो PNG है, पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? वह है ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, वह है PNG, दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश। ठीक है। और PNG और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। और जो PNG है वह किसका भाग है? ये माइक्रोनेशिया का भाग है। PNG FIजी वगैरह माइक्रोनेशिया का भाग है। पहला हो गया पपुआ न्यू गियाना, इसके बाद तुवालू। विश्व का सबसे संकटग्रस्त अभी देश है, वो देश है तुवालू। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में, पोलिनेशिया में स्थित है तुवालू देश। तुवालू देश की लगभग जनसंख्या है 250 पीपल। तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक संधि गई है, ऑस्ट्रेलिया देश से एक संधि गई है, जिसमें तुवालू के जो 250 लोग हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करे। क्यों? क्योंकि तुवालू में धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ रहा है, छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीपीय देश है, तो धीरे धीरे तुवालू संकटग्रस्त है, वो धीरे धीरे समुद्र में अपने वहीं समा जाएगा। इसलिए तुवालू के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली, और जो तुवालू के 250 पीपल है ओनली, उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? ऑस्ट्रेलिया में। तो एक प्रकार से आप ध्यान रखना, ये तुवालू देश है, ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो कहाँ पर? यूरोप में, रोम के अंदर, शहर के अंदर देश है, पोप का देश जिसे कहते हैं। तीसरा अपने न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया, देखो न्यूजीलैंड का जो सबसे उत्तरतम भाग है वो उत्तरी द्वीप, दक्षिण वाला दक्षिण द्वीप, और जो सबसे नीचे स्टीवर्ट द्वीप। इन दोनों को जो जल संधि अलग करती है उसका नाम है कुक जल संधि। कौन सा? उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप। अब जब न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूजीलैंड के बारे में ये पढ़ते हैं कि न्यूजीलैंड के जो दक्षिणी द्वीप है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिण में है तो दक्षिणी, और आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी कहाँ पर? दक्षिणी न्यूजीलैंड में, ये आप ध्यान रखना। तो दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। ये खोज कुक ने की थी, सब कुछ कुक के नाम पर रहेगा। एक तो दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट कुक, और इनके बीच जो जल संधि है वो भी कुक जल संधि। अब देखो यहाँ पर जो आल्प्स के इधर, यहाँ पर घास के मैदान है, ठीक है, तो ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये बहुत उपजाऊ घास के मैदान है, ठीक है। इनको कहते हैं कैंटबरी के मैदान। कहाँ पर है? दक्षिणी न्यूजीलैंड में। और किसका भाग है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है। ये हम पढ़ चुके हैं तीनों इसके बारे में, जो द्वीपीय देशों के बारे में। इसका एक और द्वीपीय देश है जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है हवाई द्वीप।
हवाई द्वीप मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग है, लेकिन इस पर अधिकार किसने, फिलहाल यूके ने कर रखा है। तो इसको हम उत्तरी अमेरिका में पढ़ चुके हैं। हवाई द्वीप को मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, होनोलुलु को प्रशांत महासागर का मोती कहते हैं हवाई द्वीप को, क्योंकि वहाँ पे मोनालाऊ बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं। ये कंप्लीट रिवीजन वाली क्लास होगी। अभी तक जो पढ़ा सब कुछ उसके बारे में पढ़ना। देखो, ओशेनिया, ओशेनिया में क्या क्या आता है? ओशेनिया में आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। इन सबको मिला के ओशेनिया कहा जाता है। ओशेनिया के खोजकर्ता कौन थे? ओशेनिया के खोजकर्ता आप बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था ओशेनिया के खोजकर्ता तस्मान को माना जाता है, क्योंकि तस्मान ने पहले तस्मानिया खोज लिया था। ठीक है, ये आपको बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता किसको माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के, वो माना जाता है कुक को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुक की ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर आया था। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इनमें देखो, सबसे पहले है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसे कहते हैं, महान विभाजक पर्वतमाला। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और विस्तृत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोशियुस्को, जिसकी हाइट है 222 मीटर। इसके बाद हमने पढ़ा दक्षिणी आल्प, जस्ट अभी पढ़ा ही था। दक्षिणी आल्प जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है वहाँ पर स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है माउंट कुक। इसके बाद जो हम ओशेनिया पढ़ते हैं, ओशेनिया मतलब कंप्लीट पूरा माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट विल्हेम। ये आप ध्यान रखना, माउंट विलियम, जिसकी हाइट 4509। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूछी जाए तो हमें कौन सी करनी है? उसके तो हमें कोशियुस्को, ये आप ध्यान रखना। के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के जो सारे मरुस्थल उनको मिला के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहते हैं, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? वह है सहारा का मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। गिब्सन, तनामी, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तिरारी, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खाड़ियाँ। बृहद ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी कहाँ पर है? यह है साउथ में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। इसी के पास में एक खाड़ी है, वह स्पेंसर की खाड़ी, जो बृहद ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी के पूर्व दिशा में विस्तृत है। भूगोल की खाड़ी, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है, पर्थ के नीचे, पर्थ के दक्षिण दिशा में। तो कारपेंटर की खाड़ी, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्तरतम खाड़ी है। शार्क की खाड़ी, शार्क की बहुतायत के कारण यह पर्थ शहर के ऊपर की साइड, मतलब पर्थ है उसके ऊपर की साइड ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमतम खाड़ी है, शार्क की खाड़ी, ये आप ध्यान रखना। फिर इसकी प्रमुख जल संधियाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों में टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गियाना ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। किस किस को जोड़ती है? आरापुरा सागर और कोरल सागर को। अगली है कुक जल संधि। कुक जल संधि क्या है? देखो, यह उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसको है? दक्षिण प्रशांत को तस्मान सागर से जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है बोस जल संधि। बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य है, और ये तस्मान सागर व दक्षिण सागर को जोड़ती है। फिर फोवे स्टेट, मैंने आपको बताया था, जो फोवे स्टेट जल संधि है वह दक्षिण न्यूजीलैंड व स्टीवर्ट आइलैंड है उनको अलग करती है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हमने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें। देखो, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख झीलों में एक वुड झील आ जाती है, एक आयर झील आ जाती है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्नतम झील है। ये माइनस समुद्र तल से -12 मीटर है, समुद्र तल से -12 मीटर है ये आयर झील। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्नतम और सबसे दक्षिणतम झील है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है। इसके अलावा वुड झील भी है, लेकिन हमें मेन सिर्फ आयर झील के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्वीप, अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्वीप न्यू गिनी। ठीक है, यह इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया उनके पास में मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसके बाद हवाई द्वीप, हवाई द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था। हवाई द्वीप पोलिनेशिया का भाग है, लेकिन वर्तमान में यह यूएसए के अधीन है। सॉरी, पहले मैंने यूके बता दिया था, यूएसए के अधीन, आप ध्यान रखना। इधर आप करेक्शन कर लेते हैं। यूएसए के अधीन। और भाग किसका? पोलिनेशिया का। और पोलिनेशिया किसका भाग है? पोलिनेशिया ओशेनिया का भाग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर पपुआ न्यू गियाना द्वीप, पपुआ न्यू गियाना
ये ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखो घास के मैदान। मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहते हैं, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है मकर रेखा के नीचे, उन्हें डाउन्स कहते हैं। डाउन्स के मैदान में यहाँ पर यूकलिप्टस के वृक्ष उगाते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखना। यहाँ पर यूकलिप्टस वृक्ष उगाते हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। पहले डार्लिंग मेमोरियल नदी, यह ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदियाँ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, ऑस्ट्रेलिया के उपजाऊ मैदान रेवेरिना का निर्माण करती है। ये आप ध्यान रखना। स्वान नदी मैंने आपको बताया था, यह पश्चिम में स्थित नदी है और इसके किनारे पर्थ शहर स्थित है। और पर्थ शहर के दक्षिण में भूगोल की खाड़ी है। पर्थ शहर के ऊपर शार्क की खाड़ी है। विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी क्या है, किम्बरले के पठार से निकलती है और उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसके बाद हमने पढ़ा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। लगभग तो आपको बता देता हूँ, लेकिन बता चुका हूँ मैं, लेकिन और भी देख लेते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है, ये आप ध्यान रखना। इसकी दिशा उत्तर पूर्वी है, एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर पूर्वी। और मुख्य रूप से पूछे तो उत्तर में, लेकिन इसका भूभाग उत्तर दिशा में भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए उत्तर पूर्व में विस्तृत है, ये आप ध्यान रखना। महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रवाल भित्ति को समुद्र का बगीचा कहते हैं। मैंने आपको कहा था यह ऑस्ट्रेलिया में बहुत दूर तक विस्तृत है, यहाँ पर हम चल के भी जा सकते हैं, घुटनों तक ही पानी आता है, इसलिए इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। यहाँ के जो ऊंचे नीचे ढाल है उन्हें वॉल रिज कहा जाता है। वॉल रिज कर लेना, करेक्शन कर लो, वॉल रिज, ठीक है। इन्हें वॉल रिज कहा जाता है। जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे हम महान प्रवाल भित्ति कहते हैं, 1981 में यूनेस्को ने इसे अपनी धरोहर में सम्मिलित कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, मूंगा नामक जीव होते हैं, उनके मर जाने के बाद उसके अस्थि पंजरों से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। मतलब मूंगा नामक जीव है, वो मर गया, उसके मरने के बाद उसके अस्थि पंजर जमा हो गए, दूसरा मरा, उसके जमा हो गए, इस प्रकार से वो जगह समुद्र से ऊपर आ जाती है और एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। इसे हम कोरल द्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उपनाम महाद्वीपीय देश, द्वीपीय महाद्वीप और प्यासी भूमि का महाद्वीप, इनके मरुस्थलों की वजह से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी खोज। 1770 में रॉबर्ट जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जो मध्यवर्ती निम्न भूमि में पाए जाते हैं, और असंख्य उत्सृप कूप, ठीक है। उत्सृप कूप क्या होते हैं, अगर पानी नहीं आ रहा तो गहराई तक कुएं खोदेंगे, पानी आ ही नहीं रहा तो और गहराई तक खोदेंगे, लेकिन जब पानी आता है बहुत तेज वेग से आता है, उनको है उत्सृप कुएं कहते हैं, ठीक है। और इन्हें ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। जो उत्सृप कूप है जिन्हें ग्रेट आर्टिजन बेसिन भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश, विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी, मैंने आपको बताया था मरीनो भेड़ रहती है, ठीक है। मरीनो भेड़ में सर्वाधिक सबसे अच्छी किस्म का ऊन रहता है, और वो ऊन की वजह से, मरीनो की वजह से ऑस्ट्रेलिया ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में मरीनो नस्ल की भेड़ पाई जाती है, मैंने आपको बताया ही था। मरीनो की वजह से ये ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अब जो भेड़ रहेगी तो भेड़ को पालने वाले भी होंगे, इन जो भेड़ को पालने वाले होते हैं उनको कहते हैं जोवारू, ठीक है। आप ध्यान रखें, जकारू, जोकारू। भेड़ पालक को जोकारू। आप में से कोई मुझे बताएगा फैला किसे कहते हैं, आप मुझे बताना, कमेंट में बताइए फैला किसे कहते हैं। याद करो, याद आएगा, मिस्र में किसानों का है याद। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है वे अबोरिजिनल है, ये अब तक 3% ये लगभग, बाकी सब बाहर से शिफ्ट हुए हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक सोने की खान है, कालगुडी और कुलगाड़ी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में, ये आप ध्यान रखना। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वहाँ में है कालगुडी, और ये सवाल पूछा जाता है कालगुडी और कुलगाड़ी सोने के खाने खाने कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में। ऑस्ट्रेलिया का राज्य चिन्ह क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राज्य चिन्ह कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी पाया जाता है जिसे कहते हैं एमू पक्षी, यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, आप ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया में एमू के अलावा
कोकोबेरा और लाइंग बर्ड। कोकोबेरा क्या होता है, जो अजीब तरीके से हंसता है, और लायर बर्ड जो इंसानों की नकल करता है, आप जो आज निकालोगे वही वो निकाल देता है, इसे लायर बर्ड इसलिए कहते हैं। लेकिन प्रमुख कौन सा, एमू पक्षी। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण वन के मुख्य वृक्ष यूकलिप्टिक्स के हैं, और यूकलिप्टिक्स वृक्षों की वजह से वहाँ पर एक पार्क भूमि भी है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। लेकिन आपको पता है, जब ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं हुई थी, मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत कम जानकारी थी, तब ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। न्यूजीलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन खुद एक द्वीपीय देश है यूरोप का। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड, इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। वेलिंगटन है वो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, क्योंकि जब सबसे दक्षिणतम देश ये हो गया तो राजधानी वही हो जाएगी। इसके बारे में देखते हैं, इसके मूल जनजाति। जो न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है वह माओरी, आप ध्यान रखना। मौरी, मोरी याद कर लो, मौरी से। मोर, देखो मोरी कहाँ पर होती है, पेंट में सबसे दक्षिण में होती है, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। तो कौन सी जनजाति, मौरी जनजाति, मौरी या मोरी जनजाति। न्यूजीलैंड का राज्य चिन्ह कीवी पक्षी है, यह उड़ने में असमर्थ होता है। कीवी जो पक्षी होता है वो उड़ नहीं पाता, इसलिए इसे फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। और न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने की थी, जो पुर्तगाली व्यक्ति था। इसकी वजह से वहाँ पर उस क्षेत्र का नाम तस्मानिया पड़ा है, आपको पता है ना, तस्मानिया देश है। जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है, बास स्ट्रेट जल संधि। और कुक ने इसे प्रमाणित किया था, इसलिए न्यूजीलैंड में जो भी चीज़ें सारी कुक के नाम पर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कुक, और जो उनके बीच में जल संधि है वो कुक जल संधि। न्यूजीलैंड 1931 में ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्र हुआ था, और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, आप ये याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पेंगुइन भी बहुतायत से पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के उस साइड में पेंगुइन वगैरह मिलते हैं, या आप देखना पेंगुइन वगैरह पक्षी ज़्यादा नहीं मिलते पर मिलते ही हैं। इसका जो सबसे प्रमुख है वो एमू है। एमू, कोकोबरा और लायर बर्ड। एमू उसका राष्ट्रीय है, और जो न्यूजीलैंड है उसका कीवी पक्षी है, जो उड़ने में असमर्थ होता है, तो फ्लाइटलेस, फ्लाइट नहीं ले पाता, फ्लाइटलेस बर्ड।